प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। बजट आने वाला है और हुकूमत को अभी तक 611 अरब के शॉर्टफॉल का सामना है। जो FBR का रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था उसमें 611 अरब का शॉर्टफॉल है। अब इस शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए और ये पैसे इकट्ठे करने के लिए हुकूमत को एक सादा हल ये नज़र आया कि वो पेट्रोल पर लेवी बढ़ा दे। पेट्रोलियम मिनिस्टर ये कहते हैं कि IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट है कि पेट्रोल पर 80 रुपये और डीजल पर भी 80 रुपये, दोनों पर 80-80 रुपये की लेवी लगाई जाएगी। लेकिन चूंकि डीजल जो है उसकी एक्स रिफाइनरी कीमत ज़्यादा है और अगर उस पर भी 80 रुपये की लेवी का इतलाक किया जाएगा तो उसकी कीमत फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस वजह से बेहतर यह है कि हम पेट्रोल पर 80 की बजाय लेवी को बढ़ा दें। और फिर अभी जब आलमी मंडी में मार्केट में जो कीमतें हैं वो थोड़ी सी कम हुई हैं तो पाकिस्तान में उसकी जो कमी बनती थी वो 3 रुपये 65 पैसे या 3 रुपये 44 पैसे बनती थी। बहरहाल 3.5 रुपये के करीब करीब वो कमी बनती थी। लेकिन वो 3.5 रुपये की कमी आवाम तक पास ऑन करने की बजाय उसका हल ये दूसरा तरीका हुकूमत ने यह इख्तियार किया कि 27 रुपये का मजीद टैक्स लगा दिया और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया। अब हुकूमत का इसमें नुक्ता नज़र यह है कि हमने जो डीजल पे सब्सिडी जो है वो दी है उसका जो खमियाजा है जो डीजल की कीमत में हुकूमत को भुगतना पड़ रहा है वो हम यहाँ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी कहा गया है कि अगर IMF के साथ बातचीत जारी है, अगर उन्होंने रिलीफ ना दिया और वो हमारी बात ना माने तो फिर जो बाकी 55 रुपये हैं वो भी पेट्रोल पर लगा दिए जाएंगे और यूं जो पेट्रोल पर लेवी है वो 160 रुपये हो जाएगी। यानी 160 रुपये फी लीटर टैक्स आपको अदा करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि डीजल पर आपको रिलीफ मिलता रहे, अगर आप चाहते हैं कि महंगाई में ज़्यादा इजाफा ना हो। अब ये हुकूमत की जो हिकमत अमली है ये दुरुस्त है या गलत है? क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहरहाल आलमी मंडी में उसकी कीमतें कम हुई हैं तो पाकिस्तान में उसकी कीमतें वो उसका जो असर है वो पास ऑन होना चाहिए था। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 7 अरब डॉलर का नुकसान होने जा रहा है। यानी 7 अरब डॉलर एक्सपोर्ट्स हमारी कम होने जा रही हैं। तो ये जो सारे तखमीने हैं इससे ओवरऑल मईशत पे क्या असर पड़ रहा है? आज एक और चीज़ ये हुई है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको 10.5 से बढ़ाकर 11.5 रुपये कर दिया गया है, फीसद कर दिया गया है। अब ये 11.5% टैक्स जो आपका इसमें इंटरेस्ट रेट है इसको बढ़ाने से अगेन जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं वो मुतासिर होंगे, जो इंडस्ट्री है उस पर भी असर आएगा और ओवरऑल जो है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी आएगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर का जो वादा था कि 4 अप्रैल को उन्होंने अपनी तकरीर में कहा था कि 80 रुपये जो है वो हम कमी कर रहे हैं और ये कमी पूरा महीना बरकरार रहेगी। लेकिन 20 तारीख को उन्होंने फिर इजाफा कर दिया। तो प्राइम मिनिस्टर साहब अपने इस वादे पे पूरा नहीं उतरे। शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था मैं आपको सुनवा देता हूँ, ज़रा ये सुन लीजिए कि जब उन्होंने 80 रुपये जो लेवी है उसमें कमी की थी तो क्या अनाउंस किया था, सुनिए। मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूं कि पेट्रोल की मद में जिसकी कीमत का कल ऐलान किया गया जो कि 458 रुपए तक बढ़ गई, इस कीमत को कम करने के लिए मैं आज पेट्रोल की लेवी में फिलफौर 80 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान कर रहा हूं। और ये कमी कम से कम अगले 1 माह के लिए और पूरे पाकिस्तान पर इस कमी का इतलाक होगा। लेकिन फिर जब थोड़े दिन के बाद कीमतें बढ़ाई तो 27 रुपये जो टैक्स है वो मजीद लगा दिया पेट्रोल के ऊपर। अब ये जो सूरत हाल है इससे लोग जो हैं वो परेशान हैं और उन्हें लगता है कि महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब तशरीफ़ फरमा है, सीनियर तजज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। डॉक्टर साहब खुशामदीद। और हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर-ए-आज़म के। हुज़ैफ़ा रहमान साहब आपका भी शुक्रिया, आपको भी खुशामदीद। और अली परवेज़ मलिक साहब को मैं आपको सुनवा देता हूँ जो ख़तरे की घंटी बजा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि IMF से हम बातचीत करें, अगर वो ना माने तो 55 रुपये मजीद लेवी पेट्रोल के ऊपर लगाना पड़ेगी। डीजल के ऊपर लगाना है या पेट्रोल के ऊपर, कहीं ना कहीं तो इसने लगना है। हुज़ैफ़ा रहमान साहब, ये बात तो तय है ना कि जो अभी कीमतें बढ़ाई गई हैं, 27 रुपये अभी इजाफा किया गया है, इसका ताल्लुक ईरान जंग के साथ, अमेरिका जंग के साथ नहीं है। इसका ताल्लुक हमारे जो 611 अरब का शॉर्टफॉल है उसके साथ है, पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ है, पाकिस्तान के मसाइल के साथ है, IMF की शराइत के साथ है और हमें जो आवाम के ऊपर मजीद टैक्स लगाया उसके साथ है। आलमी मंडी में कीमतों के साथ इस इजाफे का ताल्लुक नहीं है जो भी हालिया इजाफा 27 रुपये का हुआ है। जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब कि आपने हुकूमत का मौक़िफ़ जानने के लिए मुझे मदऊ किया, मौका दिया। गुजारिश ये है कि हम सबको शुभ शुभ बोलना चाहिए, तो मैं भी कोशिश करूंगा कि आपके प्रोग्राम में कोई अच्छी बात करूं ताकि आवाम को कोई रिलीफ की
जो है वो उम्मीद नवीद नजर सुनाया आए। था, सही है। और जी बिल्कुल नवीद है उनके लिए। बिल्कुल आपने अली परवेज साहब का बयान सुनाया, उन्होंने एक फैक्चुअल बात की है। ज़ाहिर है ही इज दी रेगुलेटर, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के वो वजीर हैं, उन्होंने ज़ाहिर है अपनी वजारत के मुतालिक जो जो चीज़ें चल रही हैं उसका इजहार करने बताना है। ज़ाहिर है बाकी जो पब्लिक की पल्स है उसका वज़ीर आज़म साहब ने फैसला करना है कि उन्होंने क्या करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है IMF से नेगोशिएशंस चल रही हैं और आवाम पे फर्दर बोझ हम नहीं डालेंगे, इंशाअल्लाह ताला कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। और जो आपने बात की कि जो कीमतें बढ़ी हैं ये सिर्फ जो टैक्स शॉर्टफॉल था उसकी वजह से बढ़ी हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। एक रीजन ये जरूर है, अगर आप इसको 100 पे डिवाइड करें तो 10-15% ये रीजन हो सकती है, लेकिन जाहिर है यहाँ तक जो हम पहुंचे हैं, लाजमी अगर क्रूड ऑयल की कीमत आलमी मार्केट में ना बढ़ती, ये बंदिश पैदा ना होती, ये सूरत हाल ना होती, तो लामहला हम 384-85 पे ना पहुंचते। और 384-85 पे पहुंचे हैं तो जाहिर है फिर उसके बाद अगर कहीं पर लेवी बढ़ाई गई है या कोई टैक्स बढ़ाया गया है, तो अगर हम यहाँ तक पहुंचे हैं 253 से सफर करते हुए, तो ये 150 का सफर जो है इसके अंदर बड़ा मार्जिन वही है कि जो जंग की वजह से आया। और आपने देखा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं, अमेरिका भी उससे मुतासिर हुआ है। मगर मैं तो हालिया इजाफे की बात कर रहा हूं सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आलमी मंडी में कीमतें ज्यादा नहीं हुई या जंग की वजह से फर्क नहीं पड़ा, या 393-95 रुपए पे पहुंचे हैं तो उसकी वजह जंग नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि जो हालिया इजाफा 27 रुपए का हुआ है उसका ताल्लुक तो आलमी मंडी के साथ नहीं है ना सर। अगर आप मुझे इजाजत दें कि लेट मी करेक्ट, मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश कर दूं कि अगर आलमी मार्केट में कीमतें जब बढ़ी थी तो हमने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई थी, लेकिन लेवी फिर हमने रोक दी थी इसी वजह से कि आवाम पे डबल जो है वो बोझ ना आए। नहीं सर, हुज़ैफा रहमान साहब, लेवी आपने 80 रुपए लेवी से कम तो किया ही नहीं है पेट्रोलियम मसनूआत की, पेट्रोल की कीमत में। सुन लेना, पेट्रोल पे तो 80 रुपए से आप ऊपर गए, कम नहीं आए। सुन तो ले, जो आज आपको अली परवेज साहब बात कर रहे हैं या आपने उनका बयान सुनाया, ये उस वक्त भी तजवीज मौजूद थी कि लेवी बढ़ानी चाहिए, लेकिन चूंकि आलमी मार्केट में कीमतें ऊपर चली गई थी तो हमने कहा इतना बड़ा बोझ अवाम बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। तो लामहला अगर आज भी कीमतें बढ़ती हैं या लेवी में को बढ़ने की बात की जा रही है तो इनडायरेक्टली आलमी मार्केट में कीमतें अगर बढ़ी हैं तो जाहिर है आपको उसका असर ज्यादा नजर आ रहा है। अदरवाइज शायद ये असर इतना बड़ा नजर ना आता कि अब आपको लगता है कि शायद 385-86 से हम इसको फर्दर 50 रुपए बढ़ाएंगे तो 430 या 440 पे चला जाएगा। तो ये भी अपने व्यूअर को लाजमी बताएं कि 380 या 385 तक जो हम पहुंचे हैं वो आलमी मार्केट में जो ये जंग की वजह से बहरानी कैफियत पैदा हुई है उस वजह से कीमतें ऊपर गई हैं, ये बताना भी बड़ा जरूरी है। मगर ये बताना भी तो जरूरी है ना कि एक्स रिफाइनरी कीमत पेट्रोल की 253 रुपए लीटर है, पैदावारी लागत 253 रुपए है, बाकी आपने टैक्सेस लगाए हुए हैं। एक और आपको गुजारिश कर दूं, ये आप जो बात बता रहे हैं, मोटी मोटी बात बता रहे हैं, बिल्कुल टैक्सेस लगाए हुए हैं, वो टैक्स ज़ाहिर है कोई हमारी जेब में नहीं जा रहे। IMF से हम ज़ाहिर एक लोन एग्रीमेंट के अंदर हमने उनको लोन वापस करना है, लेकिन ये बात भी आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री 2002 के बाद 25 साल बाद हमने पेट्रोलियम मसनूआत का फार्मूला चेंज किए, जिसकी वजह से 100 रुपए का रिलीफ डायरेक्ट गरीब आदमी के पास गया 20 से 22 अरब रुपए का। अच्छा, जो ऑयल रिफाइनरी से पैसा निकालकर, सुने, ऑयल रिफाइनरी से खींचकर एक गरीब आदमी के सुपुर्द कर दिए, वरना ये कीमत अच्छा नहीं। लेकिन हुज़ैफा साहब, आपने जो आपने कहा कि ये गलत बात है ये कहना कि जो 611 अरब का शॉर्टफॉल है या जो आपके पैसे पूरे नहीं हो रहे उसकी वजह से लगाना, मैंने कहा आप इसके साथ ये भी ऐड करें, वो भी एक रीजन है, वन ऑफ द रीजन है, बट नॉट ओनली। लेकिन आपके ही पेट्रोलियम मिनिस्टर जो कह रहे हैं ना, वो क्या कह रहे हैं, वो कहते हैं कि जी हम अपने जो टैक्स कलेक्शन का निजाम है उसको ठीक नहीं कर पाए, इसलिए फिर हमें वहां से पैसे पूरे करने पड़ते हैं या हदफ पूरा करना पड़ता है जहां पर टैक्स लगाया जा सकता है। अगर टैक्स का निजाम ठीक होता तो शायद हमें वहां पर टैक्स ना लगाना पड़ता जो लोगों से जबरदस्ती लेना पड़ता है, जैसे पेट्रोल की मसनूआत है। मैं भट्टी साहब, पहले आपसे फिर मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं। ये कीमतें आलमी मंडी में जितनी बढ़ी हैं, हम देख रहे हैं कि उसका असर पूरी दुनिया से सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान पर आया है। इसकी वजह आलमी यानी जंग जो है वो तो वजह है ही, लेकिन साथ साथ हमारे मुआशी हालात भी तो हैं। भाईजान, दो चीज़ें हैं, हुक्मरान और हुक्मरानी। लेकिन बड़ा मज़े का इन दोनों चीज़ों पर आने से पहले ये अली साहब का जो बड़ा मज़े का है कि 70-80 सालों में टैक्स का निज़ाम नहीं बना सके और उसमें 35 साल हमारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये कहना भी उन्हें चाहिए था कि, और जो साथ पीपल्स पार्टी बैठी है उनका भी अगर शामिल कर लें तो कोई 2-4 साल ज़्यादा हो जाएंगे। तो अल्लाह के फजलो करम से ये जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है इसमें हम सरे फहरिस्त हैं, ये ज़्यादा आगे फिक्र अच्छा होता। हुक्मरान हमारे कैसे हैं? हमारे लिए बजट मरात सहूलतें बढ़ाओ, अपने लिए बजट मरात सहूलतें बढ़ाओ, हमारे लिए सूरज पर भी टैक्स लगाओ, अपने लिए 26वीं 27वीं आईनी तरमीम लाओ, हमारे लिए अदालतों कचहरियों थानों में छितर खाओ,
अपने लिए सब कुछ कर जाओ, वो करो जो चाहो, हमारे लिए IMF नहीं मान रहा, ये थ्योरी लाओ। अपने लिए औलादें बाहर, जदादें बाहर, पोशाकें बाहर, हमारे लिए आल औलाद समेत खसमानू खाओ। अपने लिए नैब तरमीमें लाओ, सब कुछ बख्शवाओ, हमारे लिए चुन्ने मुन्ने इल्ज़ाम पर दहशतगर्दी के पर्चे जेल जाओ। अपने लिए मुल्क जन्नत, हमारे लिए मुल्क जहन्नम। ये हैं हमारे हुक्मरान, ये ज़हनों में रहे। अब आ जाएं हुक्मरानी पर। इनकी बातों पर आप यकीन करते हैं? यही वजीर आजम थे ना जिन्होंने कपड़े बेचने थे। इनके बड़े भाई ने इस मुल्क को एशियन टाइगर बनाना था। इन्होंने पीली टैक्सी लाई, गरीब गुरबत मिटानी थी। इन्होंने कर्ज उतारना था, मुल्क संवारना था। इन्होंने सस्ती रोटी तंदूर देने थे। ये इनकी पार्टी थी ना, 300 यूनिट बिजली फ्री देनी थी, नौकरियां डबल करनी थी और बाहर से सरमायाकारी आनी थी। यही लोग थे ना, ये अभी जो नेक लोग थे, असली वदिया जमहूरियत लानी थी। हुक्मरानी और इन हुक्मरानों के होते हुए भला इन पर कौन ट्रस्ट करे? ये विजनलेस लोग हैं, ये रोड मैप लेस लोग हैं, ये हिकमत लेस लोग हैं। पूरे खित्ते में जितने टैक्स हम दे रहे हैं, कोई और मुल्क बताएं जो दे रहा हो। पूरे खित्ते में जितनी बिजली महंगी हमारी है, कोई बताएं कोई और बिजली महंगी हो। और फिर ये इनका भी आप बजट कह रहे थे, भला इनके या हम गरीबों के क्या बजट, भूखे नंगों मंगतों के क्या बजट, जिनके बजट अदादो शुमार और झूठ का पलंदा हो उनके क्या बजट, जिनके बजट IMF ने बनाना हो उनके क्या बजट, जिनके बजट रोज आने हो उनके सालाना क्या बजट, जिनकी पॉलिसी एक है, अल्हम्दुलिल्लाह फलां ने कर्जा दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उधर से उतार के उधर दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर्जा लेकर कर्जे का सूद उतार दिया, चौथी बात ही कोई नहीं। और फिर मैं बड़ा हैरान होता हूं, हमारे लिए तो IMF एक विलन है, एक बड़ा देव है। IMF ने क्यों नहीं इतराज किया जब ऐवान सदर का बजट बढ़ा? IMF ने क्यों इतराज नहीं किया जब वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ा? IMF ने क्यों इतराज नहीं किया जब वजीरों और अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें बढ़ी? क्यों इतराज नहीं करता? उस वक्त IMF कहां होता है? IMF क्यों इतराज नहीं करता जब हम तबका अशराफिया को सालाना UNDP कह रहा है कि 17 अरब डॉलर की मराहत और सहूलतें देते हैं? IMF हम गरीबों पर क्यों इतराज करते हैं? हमारे लिए क्यों हवा है IMF? तो कहने का मकसद ये भाई, इन पे ना रहना, जागदियां रहना। हमारे करतूत बुरे होंगे या कोई हमसे अल्लाह नाराज है या पता नहीं क्या वजह है कि ये जान ही नहीं छोड़ रहे। एक ही रिपीट, एक ही बात वो धड़ाधड़ चली जा रही है, धड़ाधड़ चली जा रही है। एक और मौका मिला तो तकदीर बदल देंगे, एक और हुआ तो ये कर देंगे, एक और हुआ तो ये कर। एक दोस्त मुल्क ने हमसे पैसे लिए हैं नाराज होकर या राजी होकर, हमने उसका मुतबादल क्या ढूंढा है? दूसरे दोस्त मुल्क से पैसे ले और उस पर हमने कहा ढोल बजाओ और आगे भंगड़े डालो कि हमने पैसे ले लिए। और दोनों के पैसे सख्त शर्तों पर, दोनों के पैसे हम खर्च नहीं सकते, दोनों के पैसे सूद पर। जिम्मेदार कौन है? मगर ये इकोनॉमी जो हुई है, मगर भट्टी साहब कहते हैं कि हमें तो कभी अपना टाइम पूरा नहीं करने दिया, कभी 2 साल में चर्चा किया, कभी 2.5 साल। नवाज साहब कहते हैं कि 2017 में मेरी हुकूमत खत्म ना होती तो वो अपने टारगेट्स पूरे कर लेते। मैं कह रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को दोबारा लें, हमजा को भी दोबारा लें, 2 वजीर आजम बनाएं, दोनों को टाइम दें, 15 साल दें, 20 साल दें, उसके बाद जो सूरत हाल आपके सामने होगी वो देख लें। यार किस तरह की बातें करते हैं? कितना टाइम यार, कितनी बातें कर चुके हैं, कितना हम सुन चुके हैं, हमने और क्या करना है यार? हमारी जिंदगियां मुश्किल हो गई। सही। डॉक्टर मायून साहब, आप हुकूमत पर तनकीद करते हैं, ज़ाहिर हर ऑपोजिशन करती है। जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ती हैं तो आप उस पर अपना एक रद्द-ए-अमल भी जाहिर करते हैं और आप कहते हैं ये कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। लेकिन मुल्क के जो मुआशी हालात हैं वो सबके सामने है। क्या ये एक रियलिटी नहीं है कि हम IMF प्रोग्राम में हैं, IMF का के साथ मुआहिदा है, IMF कहता है कि जी 80 रुपये पेट्रोल पे लेवी लगाओ, 80 रुपये डीजल पे लगाओ, डीजल पे अगर लगाएंगे तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, डीजल की जो लेवी है उसको बचाकर पेट्रोल पे लगा देते हैं कि चलिए कहीं से अगर सर खींचते हैं तो पाँव नंगा होता है, पाँव पे चादर डालते हैं तो सर नंगा हो जाता है। तो मैशत तो हमारी इस तरह की है। आपका एतराज़ क्या होता है इस सूरत हाल में? आप क्यों करते हैं जबकि आपको पता है कि मैशत पाकिस्तान की ठीक नहीं है और उसके मसाइल हैं और हम IMF प्रोग्राम में हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, जब आप एक झूठ को छुपाएंगे तो आपके मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ झूठ बोलेंगे। अभी हुज़ैफा साहब कह रहे थे, बेसिकली वो जो कह रहे थे ना, वो कह रहे थे नाकर्दा गुनाहों की भी हसरत की मिलेदाद। वो बहुत ज्यादा गुनाह कर सकते हैं, उन्होंने उतने गुनाह नहीं किए, तो जो नहीं किए गुनाह उनकी दाद दे इनको, क्योंकि जो गुनाह किए वो मैं अभी गिनाने लगा हूं। अभी हम बात कर रहे थे टैक्सेस पे। आपको पता है सीमेंट के ऊपर तकरीबन 50% टैक्स है,
आपको पता है कि जो गाड़ियां फरोख्त होती है उस पे 40 से 65% टैक्स है। आपको पता है इस बात का कि जो इस वक्त जो पेट्रोल के ऊपर आप लोगों ने बता दिया 107 रुपए लेवी है। अब हमारे टाइम पे भी तो ये सब कुछ था, हमारे टाइम पे भी कोविड आया था, हमारे टाइम पे $120 पे चला गया था बैरल, लेकिन हम लोगों ने भी लेवी क्या किया था, हमारे लेवी जो थी वो 10% से भी कम थी इन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल। इनकी 40% से ज्यादा है ऑन द प्राइस ऑफ द पेट्रोल। ये परसेंटेज की बात है, बात रुपयों की नहीं है, बात परसेंटेज की। अच्छा, उसकी वजह भी बता देता हूं। उसकी वजह यह है कि ये नाकस लोग हैं, इनके पास कोई अकल न थी, न है, न होगी। इन्होंने 35 साल, जैसे अभी कहा गया है, जैसे 35 साल में इन लोगों ने मुल्क को तबाह किया है, ये आगे भी इसी तरह तबाह करेंगे। और उसकी वजह बता देता हूं। इनके पहले जमाने में, और जो मैं एक बात बताता हूं, अभी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था, मियां नवाज शरीफ 2016 में जब उनको निकाला था और 2017 का बजट जब पेश हुआ था तो उस वक्त उनका बजट 4.6 जीडीपी था। निकालने के बाद जब उनको निकाल दिया तो 5.7 हुआ, उसके आगे जाके बढ़ा है। तो जो बेहतर हुआ है वो उनके निकालने के बाद हुआ। मैं इस वजह से कहता हूं कि ये वो जो कहते हैं ना बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जब आप मियां नवाज शरीफ को निकालेंगे मुल्क से, ये मुल्क तरक्की करेगा। उसकी वजह है, पहले हम लोगों ने देखा इन लोगों ने सी पैक को इतना ढंडोरा पीटा और उसकी बेसिस पे इन लोगों ने मुख्तलिफ किस्म के IPPs के मुआहदे किए। स्टार्ट इन्होंने 1994 में किया था, उसके बाद इन्होंने उसकी हद करती 2013 से 16 के दरमियान में। हम आज तकरीबन 2 खरब रुपए सालाना उसकी मद में कैपेसिटी पेमेंट कर रहे हैं। आप बिजली बनाओ या ना बनाओ, आपको पैसे मिलेगा, और उस पर सोने का सुहागा। इन्होंने जो RLNG के जो इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं, आपको पता है इस बात का कि पाकिस्तान उस पर कैपेसिटी पेमेंट दे रहा है। अगर कुछ गैस ना आने के पैसे ये दे रहे हैं, अगर गैस नहीं आती तब भी ये $5 लाख दे रहे हैं। अगर गैस नहीं आती है तब भी ये दे रहे हैं। आपको पता है जो 2 जहाज ये लोग मंगवाए उसकी 5 गुना पेमेंट ये कर चुके हैं। मतलब एक जहाज अगर 100 रुपए का आता है, ये पर जहाज 500 रुपए में पेमेंट कर चुके हैं, और जहाज अभी तक हमारे नहीं है। मुझे पता है कतरी लोग इनके साथ दोस्ती नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे। सारा का सारा रिस्क, चाहे वो सप्लाई रिस्क हो, चाहे वो डिमांड रिस्क हो, चाहे वो प्राइस रिस्क हो, वो पाकिस्तान का। और जो आपको RLNG दे रहा है उसका कोई रिस्क नहीं है, सेफ एंड साउंड है, किसी लिहाज से नहीं है। मुझे एक बात बताए, इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट IPPs के जनरेशन की जो बात कर रहे हैं और कैपेसिटी पेमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, अब ये बात तो ठीक है, 41,000 मेगावाट की हमारी कैपेसिटी है बिजली को जनरेट करने की। लेकिन मसला यह है कि इस वक्त मुल्क में लोड शेडिंग इतनी हो रही है कि सवाल नहीं संभल रहे। 41,000 है कि 46,000 है? अब 41,000 रह गई है, कुछ मुआहदे रिन्यू नहीं हुए तो 46,000 मेगावाट बिजली है। टोटल खपत कितनी है? टोटल खपत 26 से 28,000। सर मैं एक चीज है इंटरेस्टिंग, वो भी पीक सीजन है। तो फिर मुझे बताएं कि ये लोड शेडिंग कहां से तो नहीं, और लोड शेडिंग हो रही है, और फिर अगर हमारी जरूरत 28,000 की है तो फिर 40,000 के मुआवजे क्यों किए गए? जो क्या सप्लाई का नहीं पता, अब डिमांड एंड सप्लाई का नहीं पता। अब ये एक तो ये बता दें, चलिए अब ये 2-3 चीजें इकट्ठी हो गई हैं हुज़ैफा साहब। एक तो ये बता दें कि जब आपको पता था 2022 में जब आपने इमरान खान से हुकूमत ली तो मुल्क डिफॉल्ट के धाने पर था, इमरान खान ने मुल्क तबाह करके आपके हवाले किया, और जब आपने हुकूमत संभाल ली 6-8 महीने में आपको खूब पता चल गया कि मुल्क के तो बहुत बुरे हालात हैं। उसके बाद जब आप इलेक्शन में उतरे तो फिर आपने क्यों लोगों से वादा किया कि 200 यूनिट या 300 यूनिट लोगों को फ्री दिए जाएंगे, जब आपको पता था कि ये नहीं कर सकते? तो वादा क्यों किया गया था? जी बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब, बड़ी आपने लॉजिकल बात की है। पहली बात तो ये कि जो बातें आपने की कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब था, इमरान खान ने मईशत का भट्ठा बिठा दिया था, ये आपने मेरे आपके अल्फाज नहीं है, ये IMF के अल्फाज हैं, ये दी इकोनॉमिस्ट के अल्फाज हैं, ये ब्लूमबर्ग के अल्फाज हैं। दुनिया के तमाम जो मालियाती जरीदे हैं वो यही लिख रहे थे। आपने बड़ी अहम बात की कि हमने ये बात फिर क्यों की कि हम 300 यूनिट तक जो है लोगों को रिलीफ देंगे। हमने अगर ये बात की तो हमने वो रिलीफ दिया भी, 300 यूनिट की एक स्लैब बनाई भी। लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरीके से जंग की सूरत हाल पैदा हुई, उससे पहले जो है हमारी अपनी एक जंगी सूरत हाल पैदा हुई थी, और जिस तरीके से दुनिया में चीज़ें चेंज हुई उसका ज़रा हमारी मईशत पे एक बोझ आया। अदरवाइज हमारी अगर नीयत ना होती तो पंजाब हुकूमत भी पहले साल के बजट में 300 यूनिट के सार्फिन को रिलीफ ना देती।
हमने 300 यूनिट के सार्फिन के लिए एक अलहदा स्लैब बनाई थी। अच्छा नहीं, तो 200 आप यूनिट अगर के लोगों के लिए एक स्लैब बनाई थी और 201 यूनिट वाले का बिल जो है वो 4 गुना बढ़ जाता था। ये भी तो आप जानते हैं 4 गुना नहीं ना। और बढ़ता दूसरा था। ये कि आपने सर 2000 रुपए वाले का बिल 8000 हो जाता है अगर वो 200 से 201 यूनिट पे चला जाता है। लेकिन दूसरी बात है कि आपने स्लैब बनाने का वादा नहीं किया था, आपने तो मुफ्त देने का वादा किया था। देखिए बात यह है कि आप आवाम के पास जब जाते हैं तो इस नीयत के साथ जाते हैं कि हम पब्लिक को मैक्सिमम रिलीफ दें, और अब भी हमारा वही इरादा है। आप तो 300 यूनिट की बात करें, हमारी तो कोशिश होगी हम 400 यूनिट तक रिलीफ दें। बात यह है कि लेकिन मारूजी हालात, हमें नहीं पता था कि ये ईरान अमेरिका जंग मुसल्लत हो जाएगी, हमें नहीं पता था वो कि तो अब हुई है पाकिस्तान ना और भारत के सर, वो तो 28 फरवरी को हुई है ना। 28 फरवरी से पहले तो हुज़ैफा रहमान साहब नहीं सुनिए थे। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमें नहीं पता था कि पाकिस्तान और जो है हिंदुस्तान के दरमियान एक कशीदगी पैदा हो जाएगी, हमें अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कशीदगी तो बिजली के सेक्टर पे असरअंदाज नहीं होती ना सर। और फिर नहीं, बिजली के सेक्टर की बात नहीं है। जब जंगी सूरत हाल पैदा होती है, लामहला आपका डिफेंस का बजट है, बाकी मामलात वगैरह हर चीज मुतासिर होती है। क्या डिफेंस का बजट बढ़ाना पड़ा था ईरान ये जंग की वजह से, इंडिया जंग की वजह से? नहीं ऐसी बात नहीं। तो सर फिर असर कैसे पड़ा हुज़ैफा साहब? इन जनरल मैं बता रहा हूँ ना जी, आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अच्छे तरीके से खाना खा रहे हैं, सूरत हाल ठीक है, बाहर आके अभी लड़ाई शुरू हो जाए तो आपके पूरे घर के हालात के ऊपर उसका असर पड़ता है। भाई लड़ाई की कैफियत थी, अल्लाह ताला ने हमें उसमें हमकिनार किया, हम जीते, लेकिन लामहला बिजनेस कम्युनिटी बाकी चीजें हर चीज जो है वो मुतासिर होती है। तो जाहिर है जब आप इस तरह की कैफियत से निकले, फिर उस कैफियत से जब हम निकले उसके बाद आपने देखा कि ये ईरान अमेरिका जंग हुई, दरमियान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर की सूरत में हम पे मुसल्लत की थी, सारी चीजें मिल मिलाकर लामहला आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मुतासिर होती है। अच्छा अब ये बता दें सर कि जब भट्टी साहब का सवाल यह है कि 28,000 मेगावाट हमारी जरूरत है, मुआहिदे किए गए 46,000 मेगावाट के, जो कि अब इस वक्त करंटली 41,000 मेगावाट के हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई के तहत आपने 20,000 मेगावाट के एक्स्ट्रा पैसे हर महीने क्यों देते हैं आप लोगों को? देखिए एक तो बात यह है कि इस पे पहले बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, कैपेसिटी पेमेंट की बार बार बात होती है। एक तो ये एग्रीमेंट्स जो हैं, इनमें से बहुत सारे एग्रीमेंट्स ऐसे हैं, अगर आप कहेंगे इस पे अलग प्रोग्राम रख दीजिएगा। जैसे उमर अयूब साहब वजीर पानी और बिजली थे और तहरीक इंसाफ का दौर था, उस दौर में बहुत सारे मुआहदे रिन्यू हुए हैं। ये सिर्फ नून लीग के दौर हुकूमत में रिन्यू नहीं हुए, जाहिर है कुछ जो आपका IPPs हैं उसमें बहुत सारे मुआहदे उल्टा हमने तो खत्म किए हैं। 5-6 हज़ार मेगावाट की जो बात कर रहे हैं, मुझे फिगर नहीं पता, मैं इनकी मालूमात भी तवक्कल कर रहा हूँ। अब सूरत हाल जो है कि अब जो लोड शेडिंग हुई है वो इस वजह से नहीं हुई कि कोई हमारी कैपेसिटी पेमेंट का इशू था या बिजली घरों की इस्दाद नहीं थी। बिजली घरों को जो चीज रियासत ने प्रोवाइड करनी होती है वो गैस और पेट्रोलियम मसनूआत की बिला तातुल उसकी फराहमी होती है। हाँ। वो दोनों चीजें बेसिकली ईरान वॉर के बाद वो दोनों चीजें उसकी बिला तातुल जो फराहमी थी क्रूड ऑयल की और गैस की, वो मुतासिर हुई। तो लामहला बिजली घरों की कैपेसिटी जो है वो 41,000 मेगावाट से भी ज्यादा है, लेकिन हमारा एग्रीमेंट वो 41,000 मेगावाट तक है फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। लेकिन जब जाहिर है उन्हें जिस चीज से उन्होंने बिजली पैदा करनी है वो चीज ही नहीं मिल रही, तो लामहला ही सूरत हाल तो पैदा होनी। मगर उन्हें पैसे पूरे मिलेंगे, आप उन्हें गैस नहीं देंगे बिजली बनाने के लिए, आप उनको फ्यूल फर्नेस ऑयल नहीं देंगे बिजली बनाने के लिए, मगर वो पैसे पूरे लेंगे आपसे जो आप मुआहदे के तहत उनके बनते हैं। देखिए मुझे इस बात का इसलिए नहीं पता, नहीं ये फैक्ट है, ये मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको पता नहीं है तो सुन ले। मैं तो मुझे तो मेरी बात तो सुन ले। जी। अगर आप मुझसे बीइंग ह्यूमन बीइंग ये बात पूछेंगे तो मेरा सवाल यही होगा कि नहीं मिलने चाहिए, लेकिन मुझे नहीं पता, उन मुआहदों की मैंने तफसीलात नहीं देखी हुई। अगर आप ये बता रहे हैं कि उन्हें मिलेंगे तो लामहला ये मुआहदे करते हुए चीजें गौर करनी थी। ये बेसिकली जिन लोगों ने जिन्होंने भी मुआहदे किए हैं, आप चाहे PMLN को बीच में लेकर आए, पीपल्स पार्टी को उन्होंने जुल्म किया, PTI को लेकर आए, जुल्म किया, उन्होंने अवाम के साथ एक जुल्म किया। जुल्म तो मैं ठीक है, जरा जुल्म के अगला स्टेप जुर्म ही बनेगा, लेकिन अवाम पे एक बड़ा जुल्म है ये। अवाम पे जुल्म करना भी तो जुर्म ही है, अवाम के ऊपर जुल्म करना भी तो जुर्म है। बट साहब इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, और फिर जो आपने कहा कि उमर अयूब साहब ने मुआहदे किए, इस पर जरा हमारे मोहम्मद साहब की भी राय लेते हैं, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। जो मुआहदे किए गए, कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे IPPs के साथ जो किया गया, उस पर भट्टी साहब का भी एतराज़ था और उसकी वजाहत करने की कोशिश की हुज़ैफा रहमान साहब ने। भट्टी साहब, ये डिमांड एंड सप्लाई का एक मामला होता है। अब इस सवाल का जवाब तो हुज़ैफा साहब ने भी नहीं दिया कि क्यों, अगर हमारी 28,000 की ज़रूरत है तो 46,000 के मुआहदे क्यों किए गए। ऐसा बज़ाहिर लगता है कि नवाजा गया इन कंपनीज़ को, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिसने भी किया गलत किया, चाहे वो नून लीग थी चाहे पीपल्स पार्टी थी, और वो कहते हैं कि PTI ने भी कई मुआहदों को रिन्यू किया था। तो इसमें मुजरिम कौन है फिर कौम का? देखिए, पहली बात तो मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क में किसको पता नहीं है कि बिजली चोरी होती है? रुकी
क्या इस मुल्क में किसको पता नहीं है कि एक ख़ास मेगावाट यानी एक ख़ास बिजली की खपत के ऊपर हमारा निज़ाम बिजली का इस काबिल ही नहीं कि वो लोगों तक बिजली पहुंचाए। क्या कुछ ओवरऑलिंग हुई? फिर अभी कायमा कमेटी में पिछले महीने 1.5-2 महीने पहले इंकशाफ किया हुकूमत ने कि जैसे उन्होंने 1, 2 या 3 जितने भी बिजली घर हैं उनको रोका कि आप बिजली ना पैदा करें। क्यों ना पैदा करें? कि सिर्फ कैपेसिटी चार्जेस लें। बिजली पैदा करेंगे तो ज्यादा हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। हाँ, वो सारा बढ़ेगा। तो आप मुझे बताएं, दुनिया का कोई मुल्क जिसको हुक्मरानों को डिमांड एंड सप्लाई करना पता हो, दुनिया का कोई मुल्क जिसमें अल्लाह के फजलो करम से 41,000 मेगावाट आपके मैं फिगर को ले लेता हूँ नेफरा की रिपोर्ट है, स्टेट और ऑफ द इंडस्ट्री रिपोर्ट 25। हुकूमत के फिगर को ले लेते हैं, 41,000 मेगावाट इस वक्त मौजूद है बिजली की यानी पैदा करने। क्या ये 41,000 मेगावाट अगर वो सारी पैदा करें तो क्या ये हमारा निज़ाम बिजली का है कि जो लोगों तक पहुंचा सके? नहीं है। फिर दूसरी बात है कि जब लोगों की खपत नहीं है तो ये लोड शेडिंग क्यों, ये गैस शेडिंग क्यों? फिर बात यह है कि आप जब झूठ बोलते हैं और जब आपके जो हुक्मरान है उनका ऊपर वाला पोर्शन खाली होता है तो फिर इस तरह का होता है। कोई मुझे बताएं किसने लगाए हैं ये बिजली के कारखाने? इमरान खान दौर में एक निजी बिजली का डाकों पर एक रिपोर्ट आई थी 500 सफ़ों की, उसमें पता है किन किन शुरफा के नाम थे, आगे कौन था पीछे कौन था, आगे फ्रंट कंपनियां कौन थी पीछे कौन था। पेट्रोल डीजल पर रिपोर्ट आई, इस पे आई, अद्वियात पे आई, तंबाकू पे आई। कोई एक बंदा मुझे बताएं पकड़ा गया हो? जब हुक्मरान तिजारत करना शुरू कर देंगे, जब हुक्मरान कारखाने लगा लेंगे, जब हुक्मरान जो हैं वो बिजनेस करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। मुझे बताएं इनके कोई जाती ऐसा कारोबार है जिसमें इन्होंने जहां 10 मुलाजम थे वहां 100 रखे हुए हों? मुझे बताएं इनका कोई जाती ऐसा कारोबार है कि जहां इनको 1 मेगावाट की जरूरत तो इन्होंने 100 मेगावाट की बिजली लगाई हो? हमारी सूरत हाल ये है कि हमारी टोटल एक घर जैसे आसान लफ्जों में 5 किलो घी चाहिए, हम 1 मन घी ले आते हैं और फिर ना सालन में घी होता है ना रोटी पर घी लगा होता है। वजह ये लोग, जब तक ये लोग हैं हम खसारे में रहेंगे। ये लिख लीजिए मेरी तरफ से, ये जो ऊपर ये लोग से क्या मुराद? ये पीपल्स पार्टी वाले, ये मुस्लिम लीग नून वाले, ये सारे जो अभी ये 5 साल पूर्व शहबाज शरीफ साहब कहते थे इमरान खान को 1 पेज की सहूलत है, मुझे इससे आधी मिल जाए मैं तकदीर बदले ना। अब क्यों नहीं बदल रहे तकदीर? तो कहने का मकसद यह है कि इनकी शहबाज शरीफ साहब की पिछले 16 महीने निगरान भी इनकी थी और अब कोई एक कामयाबी बताएं। इस फौज को सलाम पेश करें जिसने अपने से बड़े दुश्मन को लिटा दिया। इनको सलाम पेश करें, आप दे दें क्रेडिट कि ये सालसी जो कमाल का पाकिस्तान कर रहा है सारे मिलके कर रहे हैं। दाखिली सतह पर ये 78 साल तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत है, फार्म 47 की हुकूमत। ये 78 साल तारीख की महंगाई देख लें, बेरोजगारी देख लें, गुर्बत देख लें, रियल स्टेट देख लें, इंडस्ट्री देख लें, ज़राअत देख लें, टैक्स देख लें, बिजली देख लें, गैस देख लें, मगर कोई एक शोबा। मगर उनके पास इसका जवाब है ना कि ईरान जंग मुसल्लत हो गई, खत्ते पर अमेरिका ने हमला कर दिया, तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ गई। बाद क्यूबा में खुदा न खास्ता और क्यूबा और सोमालिया ने लड़ पड़ना है और इन्होंने तकरीर करनी है कि क्यूबा और सोमालिया के हम पर असरात हैं। और यार इनकी अपनी जिंदगी में क्यों फर्क नहीं पड़ता? 60 वजीर हैं, 60 मशीर वजीर कोऑर्डिनेटर हैं, कितने फारक किए हैं मुझे बताएं? मुश्किल वक्त है ना। कितने आपने अपने खर्च 2 महीने दी तो तनख्वाह ना लमी, 2 महीने दा तू किता, तेरा उनका बिजली दा बिल, तेरी एक गड्डी बंद। यार ये रवायती हम सुन के बुढ़े हो गए हैं यार। हम जब, मैं पहले भी सुना चुका आखिरी 2-4 जुमले, मैं जब छोटा था, यानी हम जब अभी खैर से स्कूल में थे तो नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा वजीर आज़म बने। मैं जब कॉलेज में आया और तो नवाज शरीफ साहब खैर से यूनिवर्सिटी कॉलेज में पहुंचे तो नवाज शरीफ दूसरी मरतबा। अब मेरे बच्चे पैदा हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ साहब भुगता के शहबाज शरीफ है। अभी भी इनको वक्त चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने मौका नहीं मिला। कितना मौका और चाहिए यार? 50 साल ले लो, कोई वादा करो वो पूरे कर दो। सही है। डॉक्टर मोहम्मद साहब, एक तो अभी हुज़ैफा साहब ने कहा कि जी आपने भी तो कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे रिन्यू किए थे, क्यों किए थे? उमर यूसुफ साहब जब थे एनर्जी मिनिस्टर तो उन्होंने किए थे, इसका क्या जवाब देंगे आप?
मेरी नज़र में मुझे लगता है हुज़ैफा साहब को बिल्कुल इल्म ही नहीं है वो क्या बात कर रहे हैं। और अगर उस लिहाज से देखा जाए, पीका एक्ट को सामने रख के देखा जाए, तो अगर ये गलत बयानी कर रहे हैं तो इनके ऊपर पीका एक्ट आता है। इनको पढ़ लेना चाहिए था कि 2020, 21, 22 में जो रिन्यूअल हुई थी उसमें बेसिकली कैपेसिटी पेमेंट्स को कम किया गया था। उसमें जो डॉलर रेट को फिक्स कर दिया गया उसको बढ़ाया नहीं गया था। तो अगर वो चीज ना हुई होती तो आज जो आप 2 खरब रुपए कर रहे हैं वो 4 खरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट होती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करके दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह पे किया था, लेकिन इनको याद नहीं है कि नेपरा खुद कहता है कि साहिवाल में इंपोर्टेड कोल के साथ बिजली घर बनाने का, आईपीपी बनाने का तुक क्या है। नेपरा कहता है कि इसकी समझ नहीं आती। इन लोगों को कोई वो नहीं है, कोई प्लानिंग, कोई चीज नहीं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं, एक बड़े मजे की बात है। पाकिस्तान में और इंडिया के दरमियान में लड़ाई हुई तो इंडिया पे भी असर हुआ होगा। इंडिया में बिजली की यूनिट है वो तकरीबन 2.30 रुपीज है, और उसके ऊपर जो उनकी पर कैपिटा इनकम है वो 1,72,000 है। ये तकरीबन बन जाता है 0.001% ऑफ द इनकम। पाकिस्तान की जो इनकम है पर कैपिटा वो तकरीबन 37,000 बंदे 200 एंड समथिंग बनती है, और यहाँ पे बिजली की कीमत जो है 53 रुपीज समथिंग वो है। ये बन जाती है 0.14, तकरीबन 140 गुना ज्यादा बिजली की इधर है। उसको छोड़ दें, मजे की बात ये है, चले अफगानिस्तान वो उसको ये इंडिया को छोड़ दे, बांग्लादेश को छोड़ दे, ईरान को छोड़ दे, श्रीलंका को छोड़ दे, हम जरा अफगानिस्तान पे चले जाते हैं। अफगानिस्तान लैंडलॉक है, क्या चीज है, और पिछले 40 साल से उस जगह पे हो रही है। आपको पता है हमारे यहाँ पे बिजली अफगानिस्तान से ज्यादा महंगी है बनती है। हालांकि अफगानिस्तान के जो पर कैपिटा इनकम है वो तकरीबन 10,000 से जरा कम है, और उनकी बिजली की जो कीमत है वो 11.7 है। हम लोग उनसे भी ज्यादा महंगी बिजली बना रहे हैं। ये इन लोगों ने यहां पे कर दिया। अच्छा, मजे की बात, आगे चलते हैं। अभी ये वो थोड़ी सी बात कर रहे थे कि इन्होंने कहा था कि जब आपने तंजन कहा था, लेकिन उनको समझ नहीं आती, वही वाली बातें इमरान खान कहता है। एक तो ये माशाल्लाह नजरे बदूर अनपढ़ है, ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। आप तंजन कह रहे थे कि वो था, हालांकि उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट हटाई गई थी, फिच ने, ब्लूमबर्ग ने, सबने बी पॉजिटिव कहा था। उसके बाद ये सी पे चले गए थे, अब ये बी नेगेटिव पर हैं। और बी नेगेटिव को अगर आप पढ़ ले, बी नेगेटिव एज अ वर्ज ऑफ कोलैप्स होता है, इट्स जस्ट वन स्टेप। और सीसी वो तकरीबन ये कहते हैं कि तकरीबन स्पेक्युलेटिव है नॉन पेमेंट्स के लिहाज से, तो उस लिहाज को छोड़ दे कि ये क्या चीज है, क्या है। अच्छा, एक और चीज इन लोगों ने की है। नॉर्मली जब आप रिफाइनरी की तरफ जाते हैं तो आप पहले 5 से 6 डॉलर पर बैरल के लिहाज से रिफाइनरी कॉस्ट होती है। इस वक्त इन लोगों ने कहा है कि जी 50 to 60 डॉलर्स पर बैरल के लिहाज से, तो ये 10 गुना ज्यादा कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि जी लड़ाई हुई थी, ये इंडिया के साथ हमारी लड़ाई हुई थी। खुदा का खौफ करे, क्यों लोगों के साथ वो गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में भी तो लड़ाई हुई थी, उसमें भी तो ये सब कुछ हुआ था। वहां पे तो हम लोग उल्टा इंडिया के अंदर जाके घुस के उनको मार कर आए थे, उनके जहाज हमने गिराए थे। पहली बार एयर टू एयर कॉम्बैट में जहाज 2 गिराए गए थे। अच्छा, इन सब चीजों को छोड़ दें। इस वक्त अगर आप बाकी चीजों को करना शुरू कर दें तो जो कॉटन का टारगेट है इस वक्त, जो पाकिस्तान का जो कॉटन का टारगेट जो इन लोगों ने रखा था, इन लोगों ने 9.6 रखा था, 10 पॉइंट समथिंग की बजाय 9.6 रखा था, ये उसको भी अचीव नहीं कर पा रहे। ये टोटल इस वक्त इन लोगों ने 5.6 को अचीव किया हुआ है। तो अगर हम इस लिहाज से देखें, और इनके बाकी टारगेट्स भी हैं, अगर हम इस लिहाज से देखें, ये पाकिस्तान की, और मजे की बात ये दोनों हुकूमतें, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन मिलके इन्होंने 50 साल हुकूमत की, 1980 से लेके, बल्कि आप 1970 से कर ले, लेकिन 1980 से लेके 2018 तक। और ये वो टाइम था जब पाकिस्तान इंडिया से, चाइना से, सिंगापुर से सबसे बेहतर था।
एक ऐसे लोग हैं जो कि सीधी जगह पे गाड़ी नहीं चला सकते, वो खड्डों में क्या जाए। इस वक्त पाकिस्तान भंवर में इनकी कैपेसिटी नहीं है कि ये साफ सुथरे मुल्क को जो सबसे आगे उसको चला सके, ये इधर क्या चलाएंगे। ये इसका एक हाल है, एक मिनट। मगर डॉक्टर साहब, अब जाहिर है कि इस वक्त चैलेंजेस तो हैं इस मुल्क के। जी बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुझे इजाजत दो, एक अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट शेयर करना चाहता हूं डॉक्टर साहब। असद साहब, इस मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज है कि इन दोनों को इस मुल्क से कैसे निकालो। जिस दिन इस मुल्क ने ये सीख लिया कि इन लोगों को इस मुल्क से निकालोगे कैसे, पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब एक हुज़ैफा साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाली जंग के बाद के आदाद शुमार पर मुश्तमिल नहीं है। ये 28 फरवरी के से पहले 2025 जो गुजरा है उसके आदाद शुमार के मुताबिक जो दुनिया के 10 वो ममालिक हैं जहां पर ज्यादा लोग गजाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, उसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया है। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि वो जो 10 ममालिक हैं, पाकिस्तान को किन 10 ममालिक की फहरिस्त में रखा है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उसमें अफगानिस्तान है, उसमें कॉन्गो है, उसमें म्यांमार है, उसमें नाइजीरिया है, सूडान, शाम, यमन और बांग्लादेश। इन ममालिक की फहरिस्त में रखा है पाकिस्तान को। आप देखिए, कॉन्गो, म्यांमार, नाइजीरिया, इनके साथ पाकिस्तान को मिलाकर अक़वाम मुत्तहिदा ने रिपोर्ट जारी की और कहा है कि 1 करोड़ 10 लाख अफराद तो शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, शदीद ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का, जिनको खुराक दस्तयाब खाने के लिए नहीं है। तो ये पाकिस्तान को इन 10 ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने वाला कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है हुज़ैफा साहब? बहुत शुक्रिया असदुल्ला साहब। पहले मैं चाहूंगा कि चूंकि मुझ पर बराह रास्त सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमला किया है और फेक न्यूज और ये सारी बातें उन्होंने कही, अब चूंकि एक बात वो कर चुके हैं, अब एक बात मैं कर देता हूँ। प्रोग्राम के बाद आपका कोई रिसर्चर इसको एनालाइज कर लेगा कि वो सच्चे हैं या मैं सच्चा हूँ, क्योंकि ना उन्होंने नून में आना, ना मैंने पीटीआई में जाना, लेकिन आपके व्यूअर को गाइड जरूर करना है। ऑन अ लाइटर नोट, वैसे हुज़ैफा साहब, ऑन अ लाइटर नोट एक जुमला कि वो जो 200 अरब रुपए का देख लें। चलिए, बस मैं सिर्फ एक जुमला कह दूं कि वो जो पीका का कह रहे हैं ना कि हुज़ैफा साहब पर पीका लगना चाहिए, तो आप ये वजाहत भी कर दें कि पीका हुकूमत या हुकूमत के हिमायती शख्सियात पर नहीं लगता, ये सिर्फ मुखालिफिन के लिए है, क्योंकि एक भी मिसाल ऐसी मौजूद नहीं है कि जो हुकूमत के हक में बोलने वाले लोग हैं उन पर भी पीका लगाओ, चाहे वो कितना ही झूठ क्यों ना बोले। नहीं, ऐसा कई दफा हुआ है। मिसाल दादा हैं, बाकी बहुत सारे लोगों के मैं नाम गिनवा सकता हूँ, हमारे नून लीग के कई एक्टिविस्ट हैं वो पीका का शिकार हुए। पहली बात तो ये, मैं अपने जिनका नाम आप ले रहे हैं उन पर पीका नहीं लगाया। anyway, सुन लें जी, डॉन अखबार की स्टोरी है, मैं भी आपके पाकिस्तान में क्रेडिबल तरीन अखबार है, मैं शेयर करवा देता हूँ आपके प्रोड्यूसर को, कि जिसमें उन्होंने कहा कि कैपेसिटी पेमेंट जो है 2.1 ट्रिलियन के ऊपर पहुंची हुई है, लेकिन इसकी साख्ती बुनियाद जो है सबसे ज्यादा जो एस्केलेट हुई है 2019 से 2022 के दरमियान हुई है। जो ये बात कर रहे हैं ना, बानी तहरीक इंसाफ ने रीनेगोशिएट किया। बानी तहरीक इंसाफ ने जब 2018 में हुकूमत संभाली थी तो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो 450 से 500 बिलियन के दरमियान थी, और जब बानी तहरीक इंसाफ ने हुकूमत छोड़ी तो ये 900 बिलियन से 1 ट्रिलियन के दरमियान पहुंच गई थी, यानी डबल हुई थी। इसके ऊपर ब्लूमबर्ग ने भी लिखा है, इसके ऊपर डॉन ने भी लिखा है। और जो ये कौम को आकर भाषण देते हैं कि बानी तहरीक इंसाफ ने कोई नया आईपीपी साइन नहीं किया, बानी तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल कोई नया आईपीपी साइन नहीं किया। जो पहले से साइन शुदा आईपीपीज थे उनसे रीनेगोशिएट करने के नाम पर उनके रेट डबल कर दिए। यानी जब आप हुकूमत में आए थे तो 500 अरब की कैपेसिटी पेमेंट थी और 2022 में आप उसे 1000 अरब पर लेकर गए। ये डॉन अखबार ने इसके ऊपर लिखा है। और हमारे ऊपर ही बेसिकली बानी तहरीक इंसाफ ने क्या किया, आईपीपी खत्म करने के बजाय उन्हें मजीद महंगा कर कर अवाम के गले में डाल दिया। ये हमारे ऊपर बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छा है, लेकिन हमने अभी रिसेंटली 14 आईपीपीज को रिवाइज किए हैं, 8 बगास के जो आईपीपीज है उन्हें अमेंड किए, 5 पीपीएस को टर्मिनेट किए, लाइफ टाइम 1.3 ट्रिलियन का हमने एक बेनिफिट दिया, 1300 अरब रुपए का। कोई एहसान नहीं कि हमारी ड्यूटी है, मजीद भी करना चाहिए, करेंगे। लेकिन चैनल पे बैठ के ये कहना कि वो बानी तहरीक इंसाफ तो आईपीपीज का दुश्मन था, दुश्मन जो है आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट को डबल करके है, और जो आईपीपीज के दोस्त हैं वो 1300 अरब रुपए आईपीपीज से खींच चुके। तो खुदारा सच को सच कहें, झूठ को झूठ कहें। जो बातें मैंने की हैं इनकी भी आप तस्दीक कर लीजिएगा। अगला प्रोग्राम इसी मौजू पे रख लें। अगर मैंने झूठ बोला है तो मैं खुद वॉलंटियरली कहूंगा कि मेरे ऊपर पीका का पर्चा दिया जाए। चले, मोहम्मद साहब कुछ कहना चाहेंगे आप पे? वो तो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं कि आपने डबल कर दी कैपेसिटी पेमेंट्स। देखिए, सिंपल सी बात यह है
2013 से पहले पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो पेमेंट होती थी आईपीपीज को, जो 1994 से लेके 2002 तक जितने भी बने थे, जिसमें इनकी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उस वक्त जो हम लोगों का सर्कुलर डेट था वो 400, 120, 220, 250 से ज्यादा नहीं होता था। इन लोगों ने आते साथ ही सबसे पहले $500 मिलियन इन लोगों ने दिए थे। उसके बाद फिर इन लोगों ने नए नेगोशिएट किए थे। उसके बाद से आप ये देख रहे हैं सर्कुलर डेट कहाँ चला गया, वो 800 पे गया, 900 पे गया, 1 खरब पे गया, 2 खरब पे गया। इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अच्छा फिर इसी बेसिस पे जो RLNG का है वो भी उसी बेसिस पे सारा हुआ है। ये सारी कैपेसिटी पेमेंट्स आप मुझे बताएं 2013 से पहले आपने कभी सुनी थी? नहीं सुनी थी। अब अगर इसमें सारी चीजें हो जाती हैं कि जब आप कैपेसिटी पेमेंट बढ़ाते जाते हैं और आप उसके अलावा आप लोगों ने उसके अलावा कोई और काम नहीं किया, और इन सब चीजों को अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपको दोबारा भट्टी साहब जैसे कह रहे थे ना, ये सारी चीजें इन्हीं की तरफ चली जाएंगी, इन्हीं को पॉइंट आउट करेंगी। एक और चीज बता देता हूँ, ये लोग जब कहते हैं ना हम लोगों ने बहुत किया, उसको छोड़ दें। आप ये देख ले पंजाब में HIV का क्या हो रहा है, सिंध में HIV का क्या हो रहा है, इस्लामाबाद में HIV का क्या हो रहा है। एक साल में 600 650 केसेस। खुदा का खौफ करे, हम इस मुल्क को क्या छोड़कर गए थे। आप लोगों ने तो इस मुल्क को लिटरली तबाह कर दिया। और मैं दोबारा बताता हूं, मैं दोबारा कहता हूं, अगर आपने सिंपल सी एक चीज है, पिछले 40 साल को देख ले, 1985 से लेकर 2018 तक देख ले, ये 2 हुकूमतें थी, तीसरा कोई नहीं था। इस दौरान में देख ले पाकिस्तान कहां था, पाकिस्तान कहां चला गया। पिछले 5-4 सालों में पाकिस्तान आज उधर है जो 10 साल पहले था। मतलब पाकिस्तान रिवर्स गियर पे चल पड़ा है। एक तो होता है ना कि आपके साथ का वाले लोग हैं वो आपसे आगे जा रहे हैं, एक है आप जहां हैं आप उससे पीछे जा रहे हैं। ये 3-4 सालों में इन लोगों ने पाकिस्तान को जहां है उससे भी पीछे भेज दिया है। ठीक है, अब ये सही है, आप चलिए, मतलब आप ये आपका मौक़िफ़ है, मगर हम 4 साल का, पिछले 4 साल का, उससे पिछले साल का कंपैरिजन कर सकते हैं और जाहिर है हुकूमत का इस पर क्लेम मुख्तलिफ है, आपका मुख्तलिफ है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि अब ये जो सोलर वाला मामला है, इसमें भट्टी साहब एक नुकता तो इस्टेब्लिश हुआ है, और वो ये है कि जो IPPs हैं वो जो बिजली बनाकर हमें देते हैं उसके एवज हमसे फर्नेस ऑयल लेते हैं, उसके बदले में हमसे गैस लेते हैं। और ये साबित हुआ कि अगर उनको गैस या फर्नेस ऑयल नहीं देंगे, जो कि हमारे इंपोर्ट बिल पर एक बड़ा बोझ है, तो ये बिजली बनाकर भी नहीं देंगे। लेकिन इनके मुकाबले में ऐसे लोग भी हैं जो 6000 मेगावाट बनाकर दे रहे हैं और गैस भी नहीं मांगते, फर्नेस ऑयल भी नहीं मांगते, उनको हुकूमत डिस्करेज करने में लगी है, और वो हैं सोलर सार्फिन। अब सोलर का 6000 मेगावाट वो देते हैं और वो इंपोर्ट बिल के ऊपर कोई बोझ नहीं बनते, तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी फिर क्यों नहीं है कि वो सोलर सार्फिन को इंकरेज करे, ना कि IPPs को? अच्छा, ये बड़ा मज़े का सवाल है और जाहिर है इस पे मेरा भाई हुज़ैफ़ा लॉजिकल बोलता है, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बोलता है, लेकिन कुछ चीज़ों को वाहिद बंदा है जो जन्नत दिखाता है, कम अज़ कम कोशिश तो करता है, बाकियों के पास तो जवाब ही नहीं होता। आपने एक बात की कि ये जो सोलर वाला प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने कोई पता नहीं बेबरकती है या बुनियादी वो अखलाकियात नहीं, या अखलाकी पावर तब होती है हुकूमत के पास जब अवाम ने मुंतखब किया, या पता नहीं नीयत का फतूर है, या पता नहीं क्या हमारे बुरे नसीब हैं। क्या मुझे बताएं कि दुनिया तारीफ कर रही थी, ये जब ईरान अमेरिका जंग लगी हुई थी ना 39 रोज़ा, तो उसमें बाहर के मुल्कों के तजियाकार कह रहे थे कि पाकिस्तान ने एक कमाल किया है, सोलर पे चले गए हैं, इनको वो हर्ट नहीं करेगा। और हमारी हुकूमत क्या कर रही है, वापस आओ, उसमें आओ। कितने टैक्स होते हैं एक बिजली के बिल में? फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स भी आ गया है मेरे ख्याल से, तो 13-14 टैक्स वो कौन देगा भाई? हमने देने हैं। सोलर को किस तरह इनकरेज करें? फिर ये माफियाज हैं, ये माफिया कभी नहीं चाहेगा कि ये हम इनके चुंगल से छूट सकें। और फिर ये सारे नहीं, ऐसे लोग हुकूमत में बैठे हैं जिनके उनके साथ इंटरेस्ट मिलते हैं। सही। जो वो आप कह रहे हैं कि IPPs को तासुर भी है कि IPPs को नवाजने के लिए उन चीजों को इनकरेज किया जाता है, चाहे उसमें पाकिस्तान का नुकसान हो। मुशर्रफ साहब ने एक मरतबा कहा था कि हमें इससे रब्ता किया गया, 1 सेंट एक IPP वाले ने कहा कि बढ़ा दें, 1 अरब रुपया ले ले, इंटरव्यू मौजूद पड़ा है। इतना बड़ा माफिया है। जी हुज़ैफ़ा साहब, वक्त कम है, जरा जल्दी से जवाब दे दीजिए। पहली बात तो ये है कि सोलर वाले मामले पे मेरा नुक्ता नज़र आप भी जानते हैं, भट्टी साहब भी जानते हैं, मैंने जो हुकूमत की पॉलिसी ठीक नहीं थी उसको
हमारे जैसे लोगों ने ही विद इन गवर्नमेंट क्रिटिसाइज कर कर अगर आज 25 किलोवाट का फैसला वापस हुआ है, तो आपके साथ साथ हम लोगों ने भी यही राय दी थी। और दूसरी बात ये है कि ये गिलास आधा खाली देख रहे हैं, गिलास आधा भरा हुआ भी होता है। पहले तो मैं गोबर पे बात कर देता हूँ, क्योंकि बहुत अमीनी एक ऐसा पिटी इशू है, लेकिन जहर उस पर टैक्स लगे। बात ये पंजाब के अंदर बेसिकली बायोगैस के प्लांट्स लग रहे हैं, और बायोगैस के प्लांट्स के अंदर उन बायोगैस के प्लांट्स के ऑनर्स ने बाकायदा वो गोबर खरीदने उनके लिए वो ईंधन की वजह है। तो गवर्नमेंट ने जाहिर है सारी फिजिबिलिटी बनाकर एक टैक्स लगाया है, अभी तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट नहीं हुई। बायोगैस के जो प्लांट वाले ऑनर्स हैं वो किससे खरीद रहे हैं गोबर? आम आदमी से खरीदेंगे ना भाई। आम आदमी से कैसे खरीदेंगे? आम आदमी पर तो टैक्स लग रहा है 30 रुपए का। भाई आम आदमी पे इसीलिए टैक्स लग रहा है ना, कि आम आदमी अगर फॉर एग्जांपल 200 रुपए का बेचता है तो 30 रुपए उस पर टैक्स अदा कर रहा है। लामहला उसको भी इस बात का एहसास होगा, उसकी अहमियत का एहसास होगा कि भाई ये मेरे लिए रेवेन्यू। ये सारी बातें भैंसों को पता है सर, क्योंकि उनके साथ क्या गुजर रही है, क्या हो रही है? नहीं, जाहिर है जब टैक्स लगा तो लामहला कोई घर में बैठा हुआ बंदा, इसके पीछे दो रीजंस हैं। दो रीजंस हैं। नहीं, मैं आपको टेक्निकली बात बता रहा हूँ, हर चीज मजाक में नहीं होती। जब ये टैक्स लगा तो हर आदमी को पता चला कि मेरे पास अगर 100 भैंसे हैं, सुन लेना जी, लेट मी कंप्लीट। उसने कहा 100 भैंसे हैं तो मैंने 30 के हिसाब से यानी 30,000 रुपए महीने का सरकार को देना है। तो लामहला वो ये सोचेगा ना कि मैंने इसे रेवेन्यू भी जनरेट करना है, सिर्फ इसलिए कि उसकी अट्रैक्शन बढ़े। कोई आम आदमी में बोझ पर्पस नहीं है, ताकि वो अपना जो गोबर है वो बायोगैस के प्लांट्स वगैरह को रोक करे। साहब क्या बात है, जन्नत दिखाता है जबरदस्त आला एक्सप्लेनेशन दिए। मेरे पास वक्त इस पर खत्म हो गया और इस गुफ्तगू पर ही खत्म हो जाना चाहिए था। इससे आगे हमारे पास वक्त होना भी नहीं चाहिए था प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।